मैं हूं नबील शेख, एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और स्टार्टअप एडवाइजर। कराची या कचराची दुनिया भर में बड़े शहरों को इल्म का मरकज माना जाता है। यहाँ इनोवेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग को फरोग मिलता है। यहीं नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज का आगाज होता है। दूसरे अल्फाजों में शहर इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे शहर कराची तरक्की की राह में रुकावट बनने लगा है। ये बात सुनने में काफी तकलीफ देह है, लेकिन हकीकत यही कुछ बयान करती है। एक रिसर्च के मुताबिक कराची जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया का 7वां बदतरीन शहर और दुनिया का 3रा आलूदा तरीन शहर है। कराची के मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि ये फैसला करना मुश्किल हो गया है कि कराची का सबसे बड़ा मसला कौन सा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हर मसला दूसरे मसले से लिंक्ड है। इस वीडियो की सीरीज में हम हर मसले को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ कराची के खुद पैदा करदा मसाइल यानी शहर में सफाई के नाकिस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। कराची में रोजाना कितना कचरा जमा होता है, इसका कोई सरकारी आदाद शुमार नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रोजाना 16,000 टन कचरा जमा होता है। इसके अलावा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट इसी कचरे में शामिल कर दिया जाता है। कराची से 30 किलोमीटर की दूरी पर 2 लैंडफिल साइट्स मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ 7 से 8,000 कचरा डिस्पोज ऑफ करने की सलाहियत है। अब सवाल ये है कि बाकी कचरा जाता कहाँ है। वो आपके और मेरे इर्द गिर्द सड़कों के किनारों पर ढेरों की शक्ल में पार्क्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल के तरफ या फिर नालों में सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ ये जो 2 लैंडफिल साइट्स मौजूद हैं प्रॉपर्ली इक्विप्ड नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही वेटिंग स्टेशन है जो अगर 24 घंटे भी काम करें तब भी सिर्फ 4 से 5,000 टन कचरा ही उतार सकते हैं। कराची में कचरा कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करने के लिए या तो शहर के बीचों बीच डंप्स में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। इसके अलावा कोई प्रॉपर या इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। कचरा जलाने से बहुत सी खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, जिनमें सबसे खतरनाक गैस डायऑक्सिन है। ये वो गैस है जो अमेरिका ने 1970 में वियतनाम के खिलाफ जंग में इस्तेमाल की। ये इतनी जहरीली गैस है कि जिस जगह ये गैस छोड़ी गई थी वहाँ 3 जनरेशन गुजर जाने के बावजूद बच्चे माजूर पैदा हो रहे हैं। और इस गैस का एक फीचर ये भी है कि हवा में शामिल हो जाने के बाद नजर नहीं आती। शहर के बाहर कचरा जलाने की बावजूद ये गैस हवा में शामिल होकर दोबारा शहर में दाखिल हो जाती है। जिस जगह कचरा जलाया जाता है वहाँ रिहायशियों में सांस के अमराज, आंखों में खारिश, यहाँ तक कि कैंसर हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ ज्यादातर वही अफराद रहते हैं जिनका गुजर बसर का इन्हिसार इसी कचरे से होता है। ये अफराद समाजी और मुआशी लिहाज से सबसे निचले दर्जे से ताल्लुक रखते हैं और इस काम के लिए ज्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियों को भर्ती किया जाता है। ये बच्चे कचरे से रिसाइकिल होने वाली अशिया अलग करके उनको मुकामी कबाड़ियों या स्क्रैप डीलर्स को फरोख्त करते हैं। इस काम का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन जॉब्स में होता है। अगर जलाए जाने वाले कचरे में बैटरीज या मरकरी शामिल हो और वो किसी बच्चे के खून में शामिल हो जाए तो उस बच्चे की जिंदगी भर के लिए सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो सकती है। इसके अलावा कचरे को समंदर में भी डाला जाता है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ और मैंग्रोव्स मुतासिर हो रहे हैं, जो शहर को समंदरी आफात से बचाते हैं। इस मसले की पॉजिटिव बात यह है कि पाकिस्तान में वेस्ट प्रोडक्शन पर पर्सन सिर्फ 0.8 kg है, जबकि ग्लोबल एवरेज 1.42 kg है। यानी पाकिस्तानी बाकी ममालिक के मुकाबले में कम कचरा पैदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कचरे को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करने के बाद रिसाइकिल किया जाए तो ये अमाउंट और भी कम हो सकती है। अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अगर हम इस मसले को हल करने का सोचे तो सबसे पहले हमें मिसमैनेजमेंट और करप्शन जैसी रुकावटें फेस करना पड़ेंगी, जिसका हल ये हो सकता है यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर हो, जो करप्शन का बायस बनती है। जैसे अगर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से नैब और एजीपी जैसे एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग इदारा बनाया जाए जो शहरी इंतजामात देखने वाले डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी करे। ये इदारा इंटरकनेक्टेड हो, यानी हर इदारा अपने मातहत इदारे से लिंक्ड हो। मजीद ये कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल हो, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू हो, यानी डेली बेसिस पर एक AI बेस्ड ड्रोन की मदद से सड़कों की निगरानी की जाए। जिस सड़क पर कचरा नजर आएगा उसके मुताल्लिका इदारे को आगाह किया जाएगा, जो कि दूसरा स्टेप है विच इज रिपोर्टिंग। और आखिरी स्टेप है एस्केलेशन, यानी अगर कोई इदारा बर वक्त उस पर एक्शन नहीं ले रहा तो उसके नेक्स्ट लेवल को एस्केलेट कर दिया जाएगा और ये एस्केलेशन बढ़ते बढ़ते PM या CM तक जा सकती होगी। पाकिस्तान में हर मसले का हल टेक्नोलॉजी है। अगर इस मॉडल पर ईमानदारी से अमल दरामद किया जाए तो ना सिर्फ शहर में सफाई का इंतजाम बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि दूसरे मसाइल जैसे कि बहते नाले, टूटी सड़कें और दीगर मसाइल सबकी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ड्रोन से निगरानी करके टाइमली एक्शन लिया जा सकता है। और जो भी इदारे जिम्मेदार हैं या जो भी शख्स जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उसकी निशानदही की जा सकती है और CM और PM तक उसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बाकी दुनिया की बात करें तो कचरे को कम करने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, रिड्यूस। सबसे पहली तरजीह यही होनी चाहिए
कचरा कम से कम पैदा किया जाए। गैर जरूरी शॉपिंग बैग, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी के यूज को कम करना चाहिए। नंबर 2, रीयूज। जितना हो सके हर प्रोडक्ट को रीयूज करने की कोशिश करें, खास तौर पर प्लास्टिक बैग को। एक कपड़े का बैग यूज करने से 700 प्लास्टिक बैग्स कम किए जा सकते हैं। अगर सिर्फ एक शख्स भी जिंदगी भर के लिए प्लास्टिक के बैग्स को अवॉइड करे तो दुनिया से 22,000 प्लास्टिक बैग्स कम किए जा सकते हैं। नंबर 3 है रिसाइकिल। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लाइफ स्पैन डिफरेंट होती है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रोडक्ट्स कभी भी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं की जा सकती, इसलिए दुनिया भर में प्रोडक्ट्स की रिसाइकिल की जाती है। 70% प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल किया जा सकता है। ग्लास और मेटल को इनडेफिनेट टाइम रिसाइकिल किया जा सकता है और पेपर को 4 दफा रिसाइकिल किया जा सकता है। 1 टन पेपर रिसाइकिल होने से 17 दरख्त काटने से बचाए जा सकते हैं और पुराने पेपर से नए पेपर बनाने में एटलीस्ट 40% एनर्जी बचाई जा सकती है। सॉलिड वेस्ट को कम करने के लिए रिसाइकलिंग सबसे बेस्ट मेथड है। इसके जरिए प्रोडक्ट्स को दोबारा यूज में लाकर नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में रिसाइकलिंग की कोई इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार नहीं कर पाते। अगर कूड़े को रिसोर्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के कूड़े मुख्तलिफ तरीके से काम में लाए जा सकते हैं। जैसे गीले कचरे से खाद और गैस बनाई जा सकती है। 500 किलो गीले कचरे से 40 से 50 किलो खाद और 20 केजी मीथेन गैस बनाई जा सकती है। इसी तरह इंडिया में एक साइंटिस्ट का दावा है कि प्लास्टिक से ऐसी सड़क बनाई जा सकती है जो आम सड़क के मुकाबले में कई गुना मजबूत होगी। प्लास्टिक के यूज से पत्थर और चारकोल का जोड़ मजबूत हो जाएगा और ये ऐसी सड़क होगी जो तेज बारिश से भी खराब नहीं होगी। वेस्टर्न कंट्रीज को इमेजिन करते ही हर तरफ ग्रीनरी और साफ सुथरा माहौल जहन में आ जाता है, लेकिन 50s और 60s में ऑलमोस्ट सारे डेवलप कंट्रीज जिसमें यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं कि सड़कों पर कचरे का ढेर पड़े रहना एक आम सी बात थी, लेकिन चंद छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया गया। जैसे 1965 में अमेरिका में प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन की वाइफ लेडी बर्ड जॉनसन ने एक क्लीनिंग कैंपेन शुरू की। इस कैंपेन को डोंट बी लिटरबर्ग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हर एरिया में पार्क्स बनाए, प्लांट्स लगाए और नेशनल हाईवे से बिलबोर्ड हटाए और सबसे बढ़ के आवाम में ऐसी अवेयरनेस पैदा की कि लोग सड़कों पे कचरा फेंकना मायूब समझने लगे और स्कूल में बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि वो किसी बड़े को कचरा फेंकते देखें तो फौरन उन्हें यू आर लिटरबर्ग कह के शर्म महसूस करवाएं। इससे फायदा ये हुआ कि अमेरिका में आज की जनरेशन सड़क या पार्क में कचरा फेंकने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर हम न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो वहाँ हुकूमत की तरफ से सफाई से रिलेटेड लॉज मौजूद हैं, जिसके मुताबिक हर शहरी को अपने घर के आगे सड़क तकरीबन 18 इंच तक साफ रखनी है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो $50 फाइन लगेगा और हर अगली दफा $100 फाइन का इजाफा होगा। एक और लॉ के मुताबिक कोई भी शहरी अपने घर के अंदर या बाहर रग्स, मैट्स या कोई भी ऐसी चीज झाड़ नहीं सकता जिससे डस्ट पैदा होने का इम्कान हो। इसी तरह और भी शहर की सफाई के लिए इंतहाई सख्त कवानीन बनाए गए ताकि जो लोग इखलाकी तौर पर कचरा फेंकने को मायूब नहीं भी समझें, कानूनन इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। दूसरी तरफ 1970 में ऑस्ट्रेलिया में भी क्लीन अप ऑस्ट्रेलिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू की गई और गवर्नमेंट की तरफ से कचरा फेंकने वालों पर हैवी फाइन लगाया गया। इस तरह लोगों के एटीट्यूड चेंज होना शुरू हुए। इसके बाद एक शख्स ने सफाई मुहिम शुरू की और हर साल लाखों की तादाद में लोग इस कैंपेन का हिस्सा बनके बीचेस, रोड्स और पार्क्स वगैरह को साफ करने लगे। इस कैंपेन का फायदा ये हुआ कि जब लोगों को खुद कचरा उठाना पड़ा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि कचरा उठाना एक इंतहाई मुशक्कत वाला काम है और इसी वजह से लोगों ने कचरा फेंकने की आदत हमेशा के लिए तर्क कर दी। फिर शहरों के दरमियान एक कौमी मुकाबला हुआ और जीतने वाले को टाइडी टाउन ऑफ द ईयर कहा जाता था। इन ममालिक से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आवाम चाहे तो खुद ही अपने शहर को कचरे से पाक कर सकती है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि गंदी सड़कें और कचरा हुकूमत की नाकामी को जाहिर नहीं करता, बल्कि ये इस बात की निशानदेही करता है कि आवाम खुद ही सेंस ऑफ क्लीननेस या एस्थेटिक सेंस से महरूम है। हम सब ही कहीं ना कहीं इस मसले से लाताल्लुक नजर आते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ आवाम की मदद से शहर को साफ नहीं रखा जा सकता तो हमें जापान की मिसाल लेनी चाहिए। 1995 में एक ट्रेन स्टेशन पर एक केमिकल अटैक हुआ जिसमें 12 अफराद की हलाकत हुई। उसके बाद जापान की हुकूमत ने ट्रैश बिन्स को सड़कों से कम्प्लीटली हटा दिया। अब होने
होना ये चाहिए था कि सड़कों पर कचरों के ढेर लग जाते, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल बरक्स रहा। सड़कें पहले से ज्यादा साफ रहने लगी। इसका रीजन ये था कि जापान में लोग सफाई को अपना मजहबी फरीजा समझते हैं। यहाँ स्कूल्स में कोई जैनिटर हायर नहीं किया जाता। स्कूल में हर रोज 15 मिनट के लिए बच्चों से सफाई करवाई जाती है ताकि उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ क्लीनिंग की एक आदत पैदा हो जाए। इसके अलावा अगर जापान के लॉ के मुताबिक अगर आपका पेट सड़क पे पूप करता है तो वो आपको घर ले जाकर फ्लश करना पड़ता है। हुकूमत की तरफ से कचरा उठाना या फिर उसको रिसाइकिल डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत ही महंगा काम है। अगर ईमानदारी से भी किया जाए तब भी आवाम की मदद के बगैर इसको कामयाब बनाना नामुमकिन है। और ये कोई बहुत ही पेचीदा या मुश्किल काम नहीं है, बस चंद बातों का ख्याल रखकर शहर को कचरे से पाक किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले वेस्ट को सेग्रीगेट करें। वेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए। पहला ऑर्गेनिक, जिसमें फूड या गार्डन वेस्ट शामिल होता है। दूसरा रिजेक्ट, जिसमें सैनिटरी वेस्ट शामिल होती है। तीसरा ड्राई, इसमें प्लास्टिक, पेपर, मेटल वगैरह शामिल होते हैं। वेस्ट सेग्रीगेट करने से शहर में 60% कचरे को कम किया जा सकता है। कूड़ा उठाने वाले को बेहतर, महफूज और जर्म्स फ्री माहौल में काम करने का मौका मिलेगा और जो प्रोडक्ट्स रिसाइकिल हो सकती हैं वो दूसरे अनहाइजीनिक वेस्ट के साथ मिलकर खराब नहीं होंगी। इसके अलावा दूसरा काम ये किया जा सकता है कि सिंगल यूज आइटम से अवॉइड करें और अगर पॉसिबल हो तो बल्क में शॉपिंग करें ताकि कम कचरा पैदा हो। बाहर जाते वक्त हमेशा रीयूजेबल बैग्स और वाटर बॉटल्स का यूज करें ताकि प्लास्टिक का यूज कम से कम हो। सफर करते वक्त हमेशा अपने पास एक बैग रखें और रैपर्स वगैरह उसी में डालें, ना कि सड़कों पर फेंकें। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि अपने अंदर ये सोच खत्म करें कि शहर की सफाई का जिम्मा सिर्फ हुकूमत का है या फिर सब कचरा फेंकना बंद करेंगे तभी आप खुद को बदलेंगे। इसकी बजाय इन टिप्स पर अमल करें कि आज आप खुद से वादा करते हैं कि एटलीस्ट आप और आपकी फैमिली हमेशा सफाई का ख्याल रखेंगे और ये करके दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे, उनको गाइड करेंगे और एक साफ सुथरे माशरे की बुनियाद रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ अपना सजेशन देना चाहें तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।